एक गांव में गोमती नाम की एक महिला अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। बड़ा बेटा था प्रकाश और उसकी पत्नी ममता। छोटा बेटा था रंजन और उसकी पत्नी का नाम था खुशी। पूरा परिवार एक ही घर में मिलजुल कर जीवन बिता रहा था, जहां रंजन और प्रकाश दिन भर खेतों में मेहनत करते, वहीं घर की जिम्मेदारियां ममता और खुशी मिलकर निभाती। पर बात ये थी कि खुशी जितनी सादगी से भरी थी, उतनी ही संवेदनशील और समझदार भी थी। वो अपनी सास गोमती को अपनी सास नहीं बल्कि माँ मानती थी। एक दिन की बात है। माँ जी, आपने आज दवाई ली क्या? अरे नहीं बेटा, आज तो भूल गई। माँ जी, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप दवाई नहीं लेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। सही कहती हो बेटा, पर अब उम्र हो गई है, याद ही नहीं रहता। मुझे ममता दीदी से कहकर जाना चाहिए था। गलती मेरी ही है। आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। गोमती की आंखें नम हो गईं। तू जब से इस घर में आई है ना बेटा, मेरी तो सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। तू तो मेरी परछाई बन गई है। पास ही खड़ी ममता ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में खुशी के लिए ईर्ष्या की चिंगारी उठने लगी थी। ये मुझसे छोटी होकर भी कैसे सबका दिल जीत लेती है। लेकिन खुशी दिल से बेहद निर्मल थी। वो ममता को भी अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। उसने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अगले दिन सुबह सुबह ममता ने करवट बदलते हुए आवाज लगाई। खुशी, ओ खुशी, सुनती हो? खुशी तुरंत आवाज सुनते ही ममता के पास पहुंच गई। हाँ दीदी, मुझे बुलाया आपने। खुशी, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। सिर में बहुत दर्द है और देखो ना, घर का सारा काम पड़ा है। बर्तन, कपड़े और ऊपर से जेठ जी को भी खेत जाना है। अब तक तो खाना भी नहीं बना है। दीदी, आप क्यों चिंता करती हैं? जब तक मैं हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं खाना भी बना दूंगी, जेठ जी को समय पर खिला दूंगी और बाकी सब काम भी देख लूंगी। आप चाहें तो आपका सिर भी दबा दूं। नहीं नहीं खुशी, तुम इतना सब मत करो। मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है दीदी, आप बस आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आप अपना ख्याल रखो। इतना कहकर खुशी मुस्कुराते हुए काम में जुट गई। लेकिन जैसे ही खुशी चली गई, ममता ने बोला, वाह रे किस्मत, क्या बेवकूफ देवरानी मिली है। थोड़ी सी एक्टिंग की और सब काम खुद कर लिया। अब दिन भर आराम करूंगी और ये खटती रहेगी। थोड़ी देर बाद ममता उठी और जाकर देखा तो खाना भी तैयार हो चुका था। अब उसके दिमाग में एक और चाल आई। वह खुशी के पास जाती है। खुशी, अब तो मेरा सिर और ज्यादा दर्द कर रहा है। एक काम करोगी, जरा बाजार से सिर दर्द की दवा ले आओ। तुम्हारे जेठ जी भी घर पर नहीं है, नहीं तो मैं उन्हीं से कह देती। खुशी ने बिना एक पल सोचे कहा, ठीक है दीदी, मैं ले आती हूँ। वैसे भी लगभग सारा काम हो ही चुका है। आप तब तक आराम करो। फिर खुशी झोला उठाकर दवा लाने बाजार चल दी। उसके जाते ही ममता अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर में गोमती वहां आई और पूछने लगी, ममता बेटी, क्या तुमने खुशी को कहीं देखा? सुबह से दिखाई नहीं दे रही है और तुम ऐसे लेटी क्यों हो? माँ जी, क्या बताऊं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है और ऊपर से घर का सारा काम भी था। खुशी तो सुबह से ही कहीं बाहर चली गई है। मैं तो बस उसका इंतजार करती रही। आखिर में मैंने ही सारा काम निपटाया, खाना बनाया, बर्तन कपड़े भी धोए। अरे, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया उसे जो बिना बताए बाहर चली गई? उसने ठीक नहीं किया, आने दो उसे। कुछ ही देर में खुशी दवाई लेकर घर लौट आई। गोमती ने उसे आते ही उसे टोका, खुशी, तुम इतनी देर कहाँ थी? तुम्हें पता है ममता की तबीयत खराब है और तुम बिना बताए सारा काम छोड़कर बाहर घूम रही हो। माँ जी, मैं तो दीदी के लिए दवाई लेने गई थी। ममता ने तुरंत अपना जी बचाते हुए बीच में बोली, हाँ माँ जी, मुझे अभी याद आया, मैंने इसे दवाई लाने को कहा था। लेकिन खुशी, तुम्हें गए हुए काफी वक्त हो गया था। इतनी देर क्यों लगाई? वो सब छोड़ो, अब जाकर अपने कमरे में आराम करो और हाँ, दवाई ले लेना। ममता चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। यह तो अभी शुरुआत है, अब देखना मैं आगे क्या क्या करती हूँ। अगले दिन ममता एक चाल चलती है। वह सीधे जाकर अपनी माँ गोमती से कहती है, माँ जी, एक बात बताऊं, मैंने आज सुबह कुछ ऐसी बातें सुनी जो बहुत चौंकाने वाली थी। क्या हुआ ममता? साफ साफ बोलो, क्या हुआ? मैंने खुशी और रंजन भैया की बातचीत सुनी। खुशी रंजन भैया को आपके खिलाफ भड़का रही थी।
वह कह रही थी कि मैं एक दिन के लिए बाहर क्या गई। आपकी माँ ने मुझे खूब सुनाया और रंजन भैया भी उसी की बातों में आकर आपकी बुराई कर रहे थे। क्या कहा? ये सब मेरे पीछे चल रहा है। अच्छा हुआ तूने सुन लिया ममता, नहीं तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि खुशी मेरे बारे में क्या सोचती है। इतनी ही देर में खुशी भी वहाँ आ जाती है। बहू, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती? क्या अब माँ और बेटे के बीच दरार डालना भी तुम्हारा काम हो गया है? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या किया? ज्यादा मासूम मत बनो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि जो बातें तुम पीठ पीछे कर रही हो वो मुझ तक नहीं पहुँचेंगी तो ये तुम्हारी भूल है। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए, मैंने तो... बस, अब कुछ नहीं सुनना। ये मेरा घर है और यहाँ ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी। आगे से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब जाओ, रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाओ। खुशी चुपचाप रसोई की ओर चली जाती है। फिर सारा काम करने के बाद अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उधर ममता मुस्कुरा रही होती है और मन ही मन सोचती है, अब आया मजा। अब ये बेचारी सोचती रहेगी कि उसने आखिर किया क्या है। रंजन जब खेत से घर लौटता है तो खुशी को उदास बैठा देख पूछता है, खुशी, आज तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है। सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो बताओ। क्या बताऊं जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी न जाने क्यों मुझसे नाराज सी रहने लगी है। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो, फिर भी अगर अनजाने में मुझसे कुछ भूल हो भी गई हो तो मैं माफी भी मांग लूंगी, लेकिन अब तो वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। अगर ऐसी बात है तो मैं माँ से बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद रंजन अपनी माँ से बात करता है। माँ, क्या कोई बात हुई है? खुशी मुझे बता रही थी कि आप उससे नाराज हैं। तो फिर वही बात खुशी ने तुम्हारे कान भर दिए और अब उसी के कहने पर तुम मुझसे पूछने आए हो? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी क्यों कान भरेगी? वो तो खुद बहुत परेशान लग रही थी। आखिर कुछ तो बात है जो आप इतनी खामोश और नाराज सी हैं। अगर उसे कुछ नहीं कहा तो तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? जाओ, जो जानना है अपनी पत्नी से पूछो। इतना कहकर गोमती वहां से चली जाती है। रंजन चुपचाप खड़ा रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ दिन और बीतते हैं। एक सुबह गोमती की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर रंजन और खुशी उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए काफी खर्चा आएगा। जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। भैया, अब क्या करें? इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। हाँ रंजन, मेरी समझ से भी बाहर है। जमींदार से भी नहीं मांग सकते, वहां से पहले ही कर्ज लिया हुआ है। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो। वैसे भी अब मेरी उम्र हो चुकी है। ऊपर वाले की यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। जब उसे बुलाना होगा वो बुला लेगा। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? आप फिक्र मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। दोनों भाई बहुत पैसे के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं हो पाता है। रात को खुशी रंजन से धीरे से कहती है, सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। मेरी शादी में जो गहने मुझे मायके से मिले थे, आप उन्हें बेच दीजिए। उसी से माँ जी के ऑपरेशन का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन खुशी, वो गहने तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाबूजी ने दिए थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। उनके दिए हुए गहने ही तो तुम्हारे पास उनकी एक निशानी है। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? माँ जी भी तो मेरी माँ जैसी ही हैं। उनकी जान से बढ़कर कोई गहना नहीं हो सकता। आप जाकर पैसे का इंतजाम कीजिए, और हाँ, ये बात माँ जी को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है खुशी, जैसा तुम चाहो। अगले दिन रंजन खुशी के दिए हुए गहनों को लेकर शहर की दुकान पर जाता है, उन्हें बेचता है और पैसों का इंतजाम करके लौट आता है। रंजन ऑपरेशन के पैसे लेकर बड़े भैया के पास जाता है। भैया, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रंजन, इतने पैसे कहाँ से लाया तू? ये किसने दिए? भैया, खुशी ने अपने गहने दे दिए। उसने कहा माँ जी की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन आप ये बात माँ को मत बताइएगा।
ये सब बातें पास खड़ी ममता सुन लेती है। वो हैरान होती है, लेकिन अपने मन में कुछ और ही योजना बनाने लगती है। अस्पताल में ऑपरेशन सफल हो जाता है। गोमती बेहोशी में होती है और खुशी और रंजन रात भर उनके पास बैठे रहते हैं। माँ की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आता है। सुबह होते ही ममता अस्पताल पहुंचती है। खुशी, अब तुम घर चली जाओ, घर का काम भी देख लो, मैं यहीं रहकर उनका ख्याल रख लूंगी। ठीक है भाभी, आप माँ जी का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। खुशी अस्पताल से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोमती को होश आता है। माँ जी, आपको होश आ गया? अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, लेकिन रंजन और खुशी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। क्या बताऊँ माँ जी, खुशी और रंजन तो कल से यहाँ आए ही नहीं। आपकी फिक्र में मैं रात भर आपके पास बैठी रही। और माँ जी, मैंने अपने सारे गहने बेच दिए, तभी तो आपका इलाज हो सका। मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि आप ठीक हो जाएं। गोमती ये सब सुनकर चुप हो जाती है, पर उनके चेहरे पर कुछ हलचल सी होती है। एक हल्का सा शक और गहराई से सोचने वाली आंखें। मेरी चिंता मत कर बहू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम घर जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, नहीं तो तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ जी, मुझे अपनी नहीं, आपकी परवाह है। गोमती सिर हिलाती है, लेकिन उनके मन में कुछ खटक रहा है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद गोमती घर लौट आती है। माँ जी, आप बताइए ना, आपको क्या खाने का मन है, मैं आपके लिए बनाती हूँ। तुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ममता बहू है ना, वही मेरा ख्याल रखेगी, वही मेरे लिए खाना बनाएगी। खुशी के चेहरे पर मुस्कान तो बनी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई से चुप्पी उतर जाती है। उसने सब कुछ किया माँ की जान बचाई, और अब उसे ये सुनना पड़ा। पर वह चुप रही, क्योंकि उसे रिश्ते बचाने थे, बहस नहीं करना था। दिन बीतते गए और एक दिन घर में खुशखबरी आती है। रंजन की शहर में नौकरी लग जाती है। वो बहुत मेहनती और पढ़ा लिखा था। उसने एक सरकारी परीक्षा दी थी और अब उसका चयन हो गया। रंजन माँ से कहता है, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज आपके आशीर्वाद और दुआओं से ही मुझे नौकरी मिली है। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुझ पर गर्व है। तेरी मेहनत रंग लाई। भगवान तुझे और ऊंचाइयों तक पहुँचाए। खुशी की आंखों में चमक होती है। आखिर उसका पति अब एक कामयाब इंसान बनने जा रहा था। उसका साथ देना भी उसकी सफलता का एक हिस्सा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता यह सब देखकर जलने लगती है। वह धीरे धीरे प्रकाश के मन में जहर घोलने लगती है। देखा आपने, माँ जी ने तो कभी आपको गर्व से नहीं देखा। आपको तो उन्होंने खेतों में झोंक दिया, और अब रंजन को देखिए, सिर पर बिठा रखा है। खुशी को भी घमंड आ जाएगा। अब बड़ी नौकरी वाली बीवी जो ठहरी, रंजन को पढ़ाया और आपको बस अनपढ़ रख दिया। प्रकाश धीरे धीरे ममता की बातों में आने लगता है। हाँ ममता, तुम शायद सही कह रही हो। उसके मन में जलन का बीज बोया जा चुका था। अब घर में दो हिस्से बनते जा रहे हैं, एक ओर त्याग और मेहनत का पक्ष, दूसरी ओर जलन और चालाकी का। खुशी, हमारा सामान बांधो, हमें आज ही शहर के लिए निकलना है। नौकरी ज्वाइनिंग की तारीख आ गई है। यह सुनकर खुशी चिंतित हो जाती है। सुनिए, अगर हम चले गए तो माँ जी का क्या होगा? उन्हें तो दवाई तक समय पर याद दिलानी पड़ती है। उन्हें सही वक्त पर खाना चाहिए, देखभाल चाहिए, और आप जानते हैं उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती। खुशी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? भैया और भाभी है ना, वे उनका ख्याल रख लेंगे। चलो माँ जी से बात करते हैं। जाओ बेटा, अपने सपनों की उड़ान भरो। तुम्हारे रास्ते में कभी भी मैं रुकावट नहीं बनूंगी। और रही बात मेरी, तो ऊपर वाला है ना। खुशी माँ के पैर छूती है और कहती है, माँ जी, मैं जल्द लौट कर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। शहर में नई शुरुआत होती है, लेकिन दूसरी ओर ममता की असली सूरत बाहर आने लगती है। क्या सोच रही थी मैं, और क्या हो गया? मैं तो चाहती थी कि खुशी यहीं रहे और काम करे, पर वो तो चली गई, और इस बुढ़िया की देखभाल भी। एक दिन दोपहर में, बेटी, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, मुझे दवाई भी लेनी है। हाँ पता है मुझे, लेकिन अभी रुकिए, पहले मुझे अपने पति को खेत भेजना है। आपका क्या है, दिन भर तो घर में पड़ी ही रहती हैं। एक वक्त की देरी से क्या फर्क पड़ेगा? गोमती के दिल को यह बात बहुत चुभती है, लेकिन वो चुप हो जाती हैं। उनकी आंखें दरवाजे की ओर टिक जाती हैं, जहां कभी खुशी हर सुबह मुस्कुरा कर आती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गोमती कमरे में बैठी दवाई की खाली पट्टियां
उलट पलट रही होती हैं। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर ममता के पास जाती हैं। बेटी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अब ज्यादा देरी ठीक नहीं। अरे माँ जी, आप देख नहीं रही, वह दिन रात खेत में खप रहे हैं। एक दिन दवा न लोगी तो क्या आसमान गिर जाएगा। और वो दवाइयाँ भी कोई कम पैसों में नहीं आती। गोमती कुछ कह नहीं पाती, बस मूर्ति जैसे सुनती रह जाती है। अगले दिन ममता गोमती से कहती है, माँ जी, मेरा सिर फट रहा है, रसोई में बर्तन पड़े हैं, आप ही मांज लेना। वैसे भी आप दिन भर पड़ी रहती हैं, थोड़ा काम कर लीजिए। पर बहू, मेरी कमर। अब बहाना मत बनाओ, मुझे आराम चाहिए। प्रकाश खेत से घर आता है। ममता उसे गरम खाना देती है। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, हर बात पर टोकती हैं, कुछ काम भी नहीं करती और दवाइयों के लिए रोज ताने देती हैं। तुम रहने दो ममता, मैं देख लूंगा। उसी शाम ममता और सुरेश बाजार गए हुए थे। गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसकी शरीर बहुत थकी हुई थी। पेट में दर्द और कमजोरी छाई हुई थी। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे गांव के किसी घर की ओर बढ़ती है। बेटा, कुछ बचा हुआ खाना हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है। काकी, क्या हुआ? घर में खाना नहीं बना? गोमती धीरे धीरे पूरी बात बता देती है। ममता का व्यवहार, प्रकाश की बेरुखी और अपनी मजबूरी। काकी, फिर आप रंजन भैया को क्यों नहीं बताती? वो तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं बेटी, रंजन ने बहुत मेहनत से ये नौकरी पाई है। उसकी शुरुआत पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। अगर वो वापस आया तो नौकरी चली जाएगी और शहर में जाकर मैं क्या करूंगी? फिर वह उसे खाना खिलाती है। जब ममता और प्रकाश आते हैं तो दोनों कागज और स्टाम्प लेकर गोमती के पास जाते हैं। माँ जी, आपकी दवाइयों के लिए बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। पर बहू, दवाई तो अभी है। पिछले बार तुमने तो 10 दिन तक नहीं लाई थी। माँ, अब की बार सोच लिया है, आगे से देर नहीं करूंगा। आपको तकलीफ हो ये हमसे नहीं देखा जाता। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। वह थरथराते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा देती है। उसे क्या पता, जिस बेटों को उसने अपनी आत्मा से पाला वही आज उसकी पीठ पीछे क्या खेल रहे हैं। ममता बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। माँ जी, मैंने पहले भी कहा, हम कोई अमीर नहीं हैं कि हर बार आपकी महंगी दवाइयों पर पैसे बहाते रहें। 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, वो काफी है, वरना वह भी बंद हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? मैं कोई पराई नहीं हूँ, इस घर की मालकिन रही हूँ। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। आपने अपनी सारी जमीन जायदाद हमारे नाम कर दी है। अब ना ये घर आपका, ना खेत, ना कुछ, बस अब बोझ हो आप। ये क्या कह रही हो? वो तो तुमने कहा था दवाइयों के लिए कागज है। तुम लोग धोखा दिया मुझे। बिल्कुल धोखे से ही सही, लेकिन अब कागज है हमारे नाम और अब आपके पास एक ही रास्ता है, अपने शहर वाले बेटे के पास लौट जाइए। यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते हैं। पेट में दर्द है, सीने में जलन है, पर मन की पीड़ा इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी है। उस रात वह अपने कमरे में बिना खाए पिए सो जाती है, अपने बेटे और बहू की यादों में। मेरे सोने के कंगन कहाँ हैं? कल अलमारी में थे और अब गायब हैं। ये जरूर इन बूढ़ी आंखों का कमाल है। वह सीधे गोमती के कमरे में जाती है। माँ जी, मेरे कंगन कहाँ हैं? चोरी की है ना आपने? क्या? मैं तुम्हारे कंगन? क्या कह रही हो बहू? कल मैंने कुछ सच कह दिया तो बुरा लगा और बदले में कंगन ही चुरा लिए। सच तो ये है कि आप जैसी सास किसी की ना हो। पर तुम्हारे पास तो गहने थे ही नहीं। तुमने कहा था कि मेरे इलाज के लिए बेच दिए। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बेचती अपने गहने? वो तो तुम्हारी छोटी बहू खुशी ने बेचे थे। पागल औरत अपने माँ बाप की आखिरी निशानी तक बेच दी, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। खुशी ने मेरे लिए। तभी प्रकाश आ जाता है। माँ, अगर कंगन आपने लिए हैं तो साफ साफ बोलिए, वरना घर छोड़ दीजिए। बेटा, तू भी? मैं अपनी बहू के कंगन क्यों चुराऊंगी? क्या करूंगी मैं उसका? हम झूठ नहीं सह सकते। अगर आपने नहीं चुराए तो साबित करो, नहीं तो अभी के अभी यहाँ से निकलो। अपने उस रंजन के पास जाओ। वह अपने जीवन के सबसे बड़े धोखे, अपमान और अकेलेपन को लेकर घर से बाहर कदम रखती है। गोमती आंसुओं के साथ अकेले रास्ते पर चल रही होती है। तभी रंजन का एक दोस्त मिल जाता है। अरे काकी, इतनी रात को आप बाहर क्या हुआ? गोमती सब कुछ बता देती है जो उस पे बीती है। काकी,
आप चिंता मत करो, मैं रंजन को अभी फोन करता हूँ। वह तुरंत रंजन को फोन लगाता है और सारी बातें बताता है। अगली सुबह ममता अपने कमरे में कुछ ढूंढते हुए चौंक जाती है। अरे ये कंगन यही था। वह कुछ पल रुकती है, फिर कंगन चुपचाप अलमारी में रख देती है। दोपहर में रंजन गांव पहुंचता है और सीधे अपने घर जाता है। भैया माँ कहाँ है? तू आया क्यों है? माँ तो खुद ही गई है, हमने नहीं निकाला। झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है। क्या यही है तुम्हारा प्यार जिसने जन्म दिया, उसे ही घर से बाहर फेंक दिया? हमें किसी की परवाह नहीं है, और वो बूढ़ी औरत अब हमारे काम की नहीं। घर में बहस होती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर रंजन अपने माँ के पास पहुंचा और उसे लेकर शहर जाने लगा। माँ, आपने अपने आप को कितना तकलीफ में डाला। आपने पहले कुछ कहा क्यों नहीं? बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे त्याग को नहीं समझ पाई, माफ कर दो। माँ, माफी मत मांगिए, आपने मुझे मान लिया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर तीनों खुशी खुशी शहर में रहने लगते हैं। उधर गांव में ममता की तबीयत बिगड़ने लगती है। दिन ब दिन वह बीमार पड़ती जाती है। इलाज लंबा चलेगा, खर्च भी बहुत होगा। एक एक करके खेत बेच देता है, कर्ज चढ़ जाता है। इलाज करवाते करवाते सब कुछ बिक जाता है, लेकिन ममता ठीक नहीं होती। माँ का आशीर्वाद ही असली दौलत है, बाकी सब तो पल भर का माया है।